फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिव्यांजलि लॉ क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। जो आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर स्टेट जुडिशरी में कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल से। प्रियम्बल में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं जो पेपर में पूछा जाता है, जैसे कि न्याय। प्रियम्बल में कितने प्रकार, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। स्वतंत्रता, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और साथ में ही प्रस्तावना में भारत को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने की बात कही गई है। और 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल फर्स्ट से। आर्टिकल फर्स्ट क्या बात करता है कि भारत राज्यों का संघ है। जो भारत है ये राज्यों का संघ है। और राज्य कौन से हैं? वह राज्य हैं, क्षेत्र जो होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। भारत में राज्य क्षेत्र कौन से होंगे? जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। तो आपको पता है भारत के संविधान में 12 प्रकार की अनुसूचियां हैं, जिसमें पहली अनुसूची राज्यों के बारे में बात करता है कि कौन से राज्य भारत के राज्य कहलाएंगे, उनकी सीमा क्या होगा, उनका नाम क्या होगा। तो आर्टिकल फर्स्ट बात करता है कि भारत राज्यों का संघ है और राज्य वे होंगे, जो राज्य क्षेत्र वह होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। ओके। आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, जैसे कि 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया गया। इससे पहले भारत का हिस्सा नहीं था, ये अलग राज्य था, लेकिन 16 मई 1975 को सिक्किम को क्या किया गया? भारत में मिला के भारत का हिस्सा बना लिया गया। आर्टिकल 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन। तो आर्टिकल 3 क्या करता है? नए राज्यों का निर्माण, मतलब अलग से राज्य इसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। जो प्रेजेंट में वर्तमान में भारत के राज्य हैं उनके सीमा को तोड़ के या फिर जोड़ के नए राज्य बनाए जा सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, या फिर बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया, MP से अलग होके छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो इसी प्रकार से नए राज्यों का इसमें निर्माण कर सकती है संसद, और उन राज्यों का सीमा का निर्धारण भी कर सकती है। अब देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बात करता है? आर्टिकल 4 बात करता है जब आर्टिकल 2 और 3 का संसद काम कर रही होगी तो राष्ट्रपति विरोध नहीं कर सकता है। मतलब जब आर्टिकल 2 और 3 के अनुसार संसद कोई रूल या नियम बना रही है तो उस पर राष्ट्रपति जो है विरोध नहीं करेगा, और ये रूल जो है, ये विधि सिर्फ 50% वोट पे पारित हो जाएगी, और ये संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं समझी जाएगी। आपको पता होगा भारत के संविधान में आर्टिकल 368 में संशोधन के बारे में प्रावधान है, लेकिन जो आर्टिकल 4 में संशोधन होंगे 2 और 3 से रिलेटेड, वह 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं कहलाएंगे। ओके। अब देखते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5, तो आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान है। तो आर्टिकल 5 बात करता है भारत के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब कि यह आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। तो आपको पता है 26 नवंबर 1949 को ही कुछ संविधान के कुछ आर्टिकल एक्टिव हो गए थे, लागू हो गए थे। तो उसमें से आर्टिकल 5 भी आपका है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। आर्टिकल 5 बात करता है जो भारत में जन्मा है या माता पिता भारत में जन्मे हैं, इस विधि के प्रारंभ के ठीक 5 वर्ष पहले से भारत में रहता है। मतलब जो कोई भी भारत में जन्मा है या फिर उसके माता पिता भारत में जन्मे हैं, या फिर ये जो विधि है, संविधान जब लागू हुआ उसके 5 वर्ष पहले से वो भारत में रहता है, तो वैसे लोगों को आर्टिकल 5 में नागरिकता दी जाएगी। कौन कौन से लोगों को? भारत में जन्मे लोगों को, जिनके माता पिता भारत में रहते हो, का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर जो विधि के प्रारंभ होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रहते हो। तो ऐसे लोगों के नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 5 में। ओके। अब देखते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन का मतलब होता है आय करने वाले कुछ व्यक्तियों के
नागरिकता के लिए अधिकार, मतलब जो कोई भी पाकिस्तान से भारत आता है, कब 19 जुलाई 1948 से पहले, मतलब अगर कोई 19 जुलाई 48 से पहले भारत आता है पाकिस्तान से तो उसे परमिट रूल की नीड नहीं होगी। लेकिन जो कोई 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आएगा पाकिस्तान से, उसे नागरिकता कैसे मिलेगी? परमिट रूल के अनुसार मिलेगी और 6 महीने के बाद मिलेगी। अगर कोई इस डेट के पहले भारत में आ गया पाकिस्तान से तो उसे किसी भी परमिट रूल की नीड नहीं होगी। लेकिन जो कोई भी इस डेट के बाद से भारत में आएगा उसे 6 महीने बाद परमिट रूल के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 पाकिस्तान को प्रवंचन करने जाने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। जो भारत से गए फिर आए रजिस्ट्रेशन, मतलब जो कोई भारत से कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया, फिर भारत में चला आया, तो उसके नागरिकता के बारे में आर्टिकल 7 में प्रावधान है। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया भारत का नागरिक नहीं, मतलब जो कोई भी 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चला गया वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। तो ये देखिए हम आर्टिकल 7। आगे देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या है? आर्टिकल 8 है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब जो कोई भारत के बाहर रहता है किस पर्पज से, शिक्षा या नौकरी, या फिर किसी नौकरी के लिए रहता है, शिक्षा के लिए रहता है, या फिर घूमने गया, तो ऐसा नहीं कि भारत से बाहर गया उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। जो कोई भी भारत के बाहर रहता है शिक्षा या नौकरी के पर्पज से या फिर घूमने जाता है, उसका नागरिकता का जो हक है वो बना रहेगा आर्टिकल 8 के तहत। आर्टिकल 9 विदेशी नागरिकता ग्रहण करने से भारत की नागरिकता खत्म है। अगर कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 9 में ये दिया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यहाँ पे एकल नागरिकता ही चलती है। इसी वजह से अगर कोई भारत का नागरिक है तो सिर्फ भारत का नागरिक रहेगा। अदर किसी देश का वो नागरिक बनने की कोशिश करेगा, वहाँ की नागरिकता लेगा, तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। ओके, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जब तक कोई अवैध कार्य ना हो, मतलब नागरिकता का अधिकार हमारा बना रहेगा, ये हमारा अधिकार है। कब तक? जब तक कोई अवैध कार्य ना करे, ऐसा कोई कार्य ना करे जो हमारे देश के प्रति या फिर हमारे विधि के लिए सही ना हो, तब तक हमारा नागरिकता का अधिकार क्या रहेगा? बना रहेगा। ओके, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। तो नागरिकता का जो अधिकार है वह कौन बनाएगा? उसके में क्या प्रावधान होंगे, क्या प्रावधान नहीं होंगे, उसके लिए विधि संसद बनाएगी। और संसद का कौन सा डिपार्टमेंट ये विधि बनाएगा? तो संसद का गृह मंत्रालय रूल बनाएगी। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या है? राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य की सरकार, विधानमंडल, स्थानीय और अन्य प्राधिकार, मतलब राज्य के अंदर ये सारे कवर होते हैं। आर्टिकल 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अल्पीकरण। आर्टिकल 3 में क्या है? अल्पीकरण, और इसमें 2 मैगजीम है, जैसे आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करण का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत क्या है? ग्रहण करना, मतलब ये आपकी पॉइंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। ग्रहण, आच्छादन का सिद्धांत में क्या? ग्रहण करना, मतलब अगर कोई भी विधि है जो संविधान के लागू होने से पहले लागू थी और वो पार्ट संविधान के लागू होने के बाद संविधान को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, संविधान के नियमों का पालन करता है, तो वह जो पहले विधि थी वह वैसे ही अप्लाई होगी। जैसे कि आईपीसी का कब का कानून है? 1860 का। तो आईपीसी 1860 का कानून है, और 1860 में क्या था? संविधान तो बना नहीं था, लेकिन जब संविधान बन के लागू हुआ तब भी अब तक भी आईपीसी ही चला आ रहा। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रावधान है ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों का हनन नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कुछ नियम बनाया गया उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। तो जो कोई भी ऐसा रूल है जो संविधान के रूल का उल्लंघन नहीं करेगा वह ग्रहण कर लिया जाएगा आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार। और पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक मतलब क्या होता है? अलग करना। जैसे कि कोई रूल है जो क्या करता है, संविधान
के जिसका मान लीजिए कोई रूल है, बहुत बड़ा रूल है जिसमें 100-200 आर्टिकल्स सेक्शंस दिए हुए हैं, और वह क्या करता है, उसके कुछ पार्ट जो हैं वह संविधान के खिलाफ है और कुछ पार्ट संविधान के खिलाफ नहीं है। तो जो संविधान के खिलाफ है उसको अलग करके बाकी जो संविधान के खिलाफ नहीं है उसे वैध रूप से फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तनीय कर सकते हैं, वह रूल चल सकता है। तो पृथक्करण का सिद्धांत है। इस आर्टिकल की कोई बात आर्टिकल 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। आर्टिकल 13 में जो कोई भी आर्टिकल 13 में परिवर्तन किए जाएंगे, वह परिवर्तन जो है आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। वह संविधान का संशोधन 13 में जो दिया गया है प्रावधान उसके अनुसार माना जाएगा। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समता। और इसमें 2 प्रकार के समता की बात की है। कानून के आगे सब बराबर हैं, विधि के समक्ष समता, इसका मतलब क्या होता है, कानून के आगे सब बराबर है, कानून के आगे कोई बड़ा छोटा नहीं है, कानून के आगे सब बराबर है। और कानून का समान संरक्षण, मतलब कानून का जो संरक्षण है वो सबको समान रूप से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है गरीब है उसके लिए अलग अलग कानून होंगे, सभी को समान नज़र से देखा जाएगा, समान कानून का संरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 15 क्या है, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। आर्टिकल 15 में 5 प्रकार की बातें कही गई हैं जिस पे कोई सरकार विभेद नहीं कर सकती है। कौन कौन से, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान। ये क्या है, इन 5 कैटेगरी के अनुसार गवर्नमेंट या फिर कोई भी हमको या फिर किसी को भी किसी काम के लिए रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 में क्या है, 5 प्रकार के पॉइंट है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे कोई विभेद नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या होता है, नियोजन मतलब नौकरी का समान अवसर, मतलब हर किसी को नौकरी का समान अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई रूल के अनुसार किसी पार्टिकुलर कास्ट या पार्टिकुलर लिंग सेक्स को ही कोई जॉब ऑफर की जाएगी, जो भी जॉब ऑफर की जाएगी वो समान रूप से सबको की जाएगी। ओके, आर्टिकल 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, इसे क्या बोलते हैं, छुआछूत, जैसे कि छुआछूत का अंत 17 में है। आर्टिकल 18 क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब कि जैसे कि कोई उपाधि है, किसी भी प्रकार की उपाधि, राजा महाराजा ऐसे कोई उपाधि है, वो मान्य नहीं होंगी। आर्टिकल संविधान के लागू होने के बाद उपाधियों का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिस पे आप उपाधि रख सकते हो, जैसे कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय। मतलब जैसे सेना का कोई कैंडिडेट है, सेना का कोई जवान है, या फिर शिक्षा संबंधी कोई उपाधि है, कोई डॉक्टरी कर लिया, डॉक्टर है, किसी ने PhD किया इस वजह से डॉक्टर है, या फिर इंजीनियर्स हैं तो वो अपने नाम के आगे इंजीनियर या डॉक्टर लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई उपाधि जो किसी की जात को दर्शाता है, उसके बड़े छोटे होने का, उसके राजसी ठाट को दर्शाता, तो वैसी उपाधियों का 18 में अवैध ठहराया गया है, वैसी उपाधियां नहीं रख सकता है। और भारत का नागरिक किसी भी विदेशी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। अगर स्वीकार करना है, भारत का नागरिक है, किसी विदेशी उपाधि को स्वीकार करना है, या फिर कोई विदेशी नागरिक से भारत में किसी उपाधि को स्वीकार करना है, तो उसे क्या करना होगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। इसके अलावा वो ऐसा नहीं कर सकता। ओके, ये था हमारा आर्टिकल 18। अब देखते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है, संविधान का रीढ़। संविधान, आर्टिकल 19 को हम संविधान का रीढ़ भी कहते हैं। रीढ़ क्या होता है, रीढ़ हमारे शरीर का वह पार्ट है, अगर वो ना रहे तो हमारा बॉडी क्या होगा, ऐसे मुड़ जाएगा। अगर स्ट्रेट बॉडी है तो मुड़ जाएगी। तो 19 उसी तरीके से संविधान का रीढ़ है। अगर 19 ना रहे तो संविधान झुक जाएगा। संविधान की ये रीढ़ है। इसमें 7 प्रकार की बातें कही गई हैं, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। कौन कौन सी है, पहला बोलने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता,
सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संचरण जिसे बोलते हैं घूमना, घूमने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और संपत्ति की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता। जिसमें से संपत्ति की स्वतंत्रता यहाँ से हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार जो है हमारा 300 क्लॉज ए में दिया गया है, क्योंकि 19 क्या है, मूल अधिकार है और मूल अधिकार में संपत्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो 19 में अभी क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। कौन कौन सी? बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संचरण, निवास और व्यापार की स्वतंत्रता। ओके। आर्टिकल 20 क्या है? दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कौन कौन से इसमें बात कही गई है? पहला है, एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई अपराधी है, उसे वो अपराधी है, उसे किसी अपराध के लिए एक बार पनिशमेंट मिल गया है, तो फिर उसी अपराध के लिए उसे दोबारा अभियोजित, उसे फिर से दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जा सकता है। दूसरा है, अपने विरुद्ध साक्षी नहीं। मतलब कोई स्वयं के विरुद्ध जो गवाही नहीं दे सकता है, स्वयं के विरुद्ध साक्षी नहीं हो सकता है। और ये आर्टिकल 20 में है और एविडेंस एक्ट के सेक्शन 21 में है। तो यहाँ से आप दो चीज़ें याद कर सकते हो। अपने विरुद्ध साक्षी, कोई अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 और एविडेंस के सेक्शन 21 में दिया हुआ है। ओके। अब देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जिसमें एकता, निजता और तलाक, ये 3 प्रकार के बातों में डिस्कस किया गया है। जैसे एकता का अधिकार है 21 में है, निजता और तलाक का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। इसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। मतलब हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्राण, हमारे जीने की स्वतंत्रता है तो हमारे पास मरने की भी स्वतंत्रता होगी। ये मरने की स्वतंत्रता 21 में नहीं किया गया है। 21 का शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक, मतलब जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उनको शिक्षा का अधिकार है। उनके लिए गवर्नमेंट रूल बनाएगी कि उन्हें शिक्षा दिया जाए किसी भी तरीके से। और ये 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 21 को कब ऐड किया गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में। ओके। अब देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। मनपसंद वकील 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। 22 में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण, इसमें कुछ बातें कही गई हैं। जैसे गिरफ्तारी के बाद ये कारण बताया जाएगा, जो भी पुलिस गिरफ्तार करेगी वो ये ज़रूर बताएगी कि उस अपराधी को क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसका रीज़न क्या है। और गिरफ्तारी के बाद जब उसे जेल ले जाएगी तो वहाँ जेल में उसका जो भी वकील है वकील से मिलने से मना नहीं करेगी, वकील से मिलने देगी। और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। तो 22 में क्या है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। 23 में व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। तस्करी, बेगारी, बधुआ, मतलब व्यापार नहीं है, दुर्व्यवहार है। और बलात्श्रम क्या होता है? बलपूर्वक श्रम, मतलब किसी से श्रम करवा के, किसी से काम करवा के पैसे ना देना, ये क्या कहलाता है? बलात्श्रम करता है। तस्करी, जैसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, इंसान को बेचना, खरीदना। बेगारी, बिना पैसे दिए काम करवाना। बधुआ मजदूर, मतलब एक पैसे के बदले इंसान को एक बंदी बना के रखना, उससे काम करवाना। तो 23 में इन चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया है। 23A में क्या है? राष्ट्रहित आपातकाल में संरक्षण नहीं है। मतलब अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है, आपातकाल की स्थिति आ जाती है भारत में, तो ऐसा नहीं है कि बेगारी नहीं करवा जाएगा। मतलब गवर्नमेंट उस समय बेगारी, मतलब क्या, बिना पैसे दिए काम करवा सकती है। जैसे अभी कोविड था ना, कोविड में क्या था, आपातकाल की तरह परिस्थिति बन गई थी ना, तो कुछ ऐसे लोग थे
कुछ ऐसी संस्थाएं थी, कुछ बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी थे जिनको वेतन नहीं मिला या फिर वेतन उनको आधा दिया गया। तो राष्ट्र हित में आपातकाल में क्या होगा, ये संरक्षण नहीं मिलेगा, उस समय सरकार चाहे तो आपातकाल में उनसे बेगारी करवा सकती है। ओके, उसका देखते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 ईयर मतलब 14 साल से कम एज के जो भी बच्चे हैं उन्हें कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा। खदान में या खतरनाक ऐसा कोई भी काम है जो खतरनाक है, उन्हें 24 के अंतर्गत 14 साल से कम एज के बच्चों को इन जगहों पे काम करने से क्या है, रोका जाता है, प्रतिषेध है। ओके, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है, धर्म का अंतःकरण। तो धर्म का अंतःकरण कृपा, जैसे कि मतलब कोई भी धर्म के लोग, किसी भी धर्म, जरूरी नहीं है कि वह जो जिस धर्म के हैं उसी धर्म का, वो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकता है, उस धर्म को मान सकता है। ये स्वतंत्रता कैसी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। जैसे कि कृपाण धारण करना, जो सिख हैं, सिखों में रूल होता है कि वह कृपाण जो होते हैं लेके चलते हैं, तो वह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। और देखते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब जो भी इंसान जिस भी धर्म का है, कोई भी इंसान जिस भी धर्म का है, वह अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए क्या कर, समूह बना, संस्थानों की स्थापना, संपत्ति, वैधानिक खर्च, मतलब वैधानिक खर्च के लिए, संपत्ति के लिए संस्थान स्थापित कर सकता है। और ये स्वतंत्रता कैसी है, ये सामूहिक स्वतंत्रता है। अब देखते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या है, विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, टैक्स फ्री। मतलब धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स फ्री रहेगा, धार्मिक कार्यों में टैक्स नहीं लिया जाएगा। ओके, 27 तक देख लिया। अब देखते हैं आगे 28। 28 क्या है, शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जो संस्था सरकारी खर्चे से चले। मतलब अगर कोई भी स्कूल कॉलेज है जो सरकारी खर्चे से चल रहा है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ओके, आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार किसी भी सरकारी संस्थान में धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर नहीं रोका जाएगा। मतलब अल्पसंख्यक जो हैं, जो कोई भी अल्पसंख्यक है, उनकी विशेष भाषा है, संस्कृति है, उन्हें उस संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। और किसी भी सरकारी संस्थान में उनके इस संस्कृति या फिर उनके धर्म, मूलवंश की वजह से ऐसा नहीं है कि रोक लगाया जाएगा, उसे वहाँ पे प्रवेश करने से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या है, अल्पसंख्यक अपना संस्थान खोल सकते हैं। जैसे कि मदरसा क्या होता है, मुस्लिमों का एक अलग स्कूल कॉलेज होता है, तो जो कोई भी अल्पसंख्यक है वो अपना अलग स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। ये 30 में उनको इसका राइट दिया गया है। आर्टिकल 31, संपत्ति का अधिकार। ये क्या है, रिपील हो चुका है, निरसित हो चुका है यहाँ से। ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 संविधान संशोधन 1978 में ये यहाँ से हटाकर 300A में ऐड कर दिया गया है, जो भाग 12 और चैप्टर डी है। भाग 12 के चैप्टर डी में 300A में संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा के रिपील कर दिया गया। ओके, आगे देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तनीय कराने के लिए उपचार। मतलब जो भी इस भाग में, कौन सा भाग हम पढ़ रहे थे, भाग 3 पढ़ रहे थे, 12 से लेकर 31 तक। तो 12 से 31 तक जो भी प्रावधान दिए गए हैं, जो भी हमारे अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार को हमें कौन दिलवाएगा, उस अधिकार का कौन रक्षा करेगा, तो उसके बारे में बताया गया है कि ये आर्टिकल 32 में उपचार है। और उपचार कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रीट के माध्यम से ये जो भी हमारे अधिकार है उनका संरक्षण करेगी। कौन कैसे करेगी, बंदी, इसमें 5 प्रकार के रीट हैं। जैसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, मतलब जो 24 आवर में जो भी
अपराधी है जिसे भी पुलिस कस्टडी में लेती है 24 आवर में उसे क्या करेगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। परमादेश हम आदेश देते हैं, जैसे उसके बाद अधिकार परीक्षा मतलब कोई फर्जी नौकरी कर रहा है तो उसके बारे में अधिकार परीक्षा के द्वारा रीट निकाली जाएगी। प्रतिषेध रोक देना, मतलब ऊपर वाला जैसे हाई कोर्ट है तो निचले कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे रोक लगा सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट पे रोक लगा सकता है। उत्प्रेक्षण, मामलों का पुनः अवलोकन, इसको याद करने का एक मेरे पास टेक्निक है, जैसे बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी से क्या हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। पति से क्या हो गया, पति प्रतिषेध हो गया। परमेश्वर से परमादेश, उसका से उत्प्रेक्षण, अधिकार से अधिकार परीक्षा। तो ये याद कर लेंगे तो आपको ये पांचों रीट याद करने में आसानी होगी, आप भूलेंगे नहीं। ओके, आगे देखते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या है, मूल अधिकारों पर अवरोध। अभी तक तो हमने देखा कि हमारे क्या मूल अधिकार हैं और वो कैसे हमें प्राप्त होंगे, लेकिन आर्टिकल 33 में कुछ ऐसे प्रावधान है जहाँ पे मूल अधिकारों पे क्या होगा, रोक लगाया जाएगा। जैसे कि सेना, गुप्तचर, राजदूत और मीडिया, इन चारों पे उनका मूल अधिकार का पे क्या किया जाएगा, रोक लगाया जाएगा। जैसे कि सेना है, अब सेना को अगर मूल अधिकार पे रोक ना लगाया जाए तो सेना का कोई अधिकारी है या फिर कोई जवान है, वो कोई भी बात बोल दे, उसको अधिकार है 19, अगर उसे अधिकार 19 कॉन्स्टिट्यूशन का 19 का अधिकार दे दिया जाए, बोलने की स्वतंत्रता दे दी जाए, तो पता चले वो आके कौन कौन से हमारे प्लान है कि वो सारे सीक्रेट आके क्या करेगा, स्पॉइल कर देगा, बोल देगा। तो वहाँ पे इन कुछ दशाओं में क्या किया गया, सेना, गुप्तचर और राजदूत, मीडिया को बोलने के अधिकार पे उनकी मतलब उनके जो भी मूल अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 34 क्या है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध, मतलब अगर किसी एरिया में सेना विधि सैन्य कानून लगा हुआ है तो वहाँ पे जो वहाँ की जनता है उनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। तो 33 में क्या है, सेना, गुप्तचर और राजदूत, मीडिया के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध है। और 34 में क्या है, जनता के मूल अधिकारों पे प्रतिबंध है। ओके, इन दोनों में आपको अंतर समझ में आया। अब देखते हैं आर्टिकल 35 क्या है, संसद प्रभावी बनाने के लिए चेंज कर सकती है, मतलब संसद जो रूल बनाएगी इस मूल अधिकारों के लिए वो इसको रोकने या खत्म करने के लिए रूल नहीं बना सकती है, लेकिन इसको प्रभावी बनाने के लिए संसद क्या कर सकती है, प्रावधान बना सकती है। ओके, अब आगे देखते हैं भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से ब्रिटिश में लिया गया, ब्रिटिश से कहाँ लिया गया, इंडिया में लिया गया। ओके, आर्टिकल 36 क्या है, आर्टिकल 36 है राज्य। इसमें क्या है, 30 अभी तक देखे थे आर्टिकल 12 में भी राज्य था, लेकिन 12 में जो राज्य था उसमें क्या था, राज्य उन जो भी रूल दिए गए थे उसको रोकेगी नहीं, मतलब जो भी मूल अधिकार है उस पर रोक नहीं लगाएगी। और 36 में क्या है, राज्य मतलब जो राज्य सरकार है वो देगी, वो जनता को ये जो भी इसके आगे बातें की गई हैं वो अधिकार जनता को राज्य देगी। लेकिन 37 में जस्ट नीचे कह दिया गया है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में क्या है, ये इसको परिवर्तनीय नहीं है, इसके मतलब जो भी 36 के बाद जो भी प्रावधान दिए गए हैं अगर वो राज्य हमें नहीं देती है, राज्य जनता को नहीं देती है तो हम उसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मूल अधिकार के खिलाफ हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वह हमें ये अधिकार दे या ना दे। ओके, अब आगे देखते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। राज्य क्या करेगी, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 प्रकार की न्याय बनाए का प्रावधान है। कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो लोक कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी, ये राज्य सरकार का कर्तव्य है। अब देखते हैं आर्टिकल 39 क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब राज्य क्या करेगी, समान कार्य के लिए समान वेतन
का प्रावधान लाएगी, ऐसा रूल बनाएगी कि समान, अगर महिला पुरुष समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिले। ऐसा नहीं है कि पुरुष को अधिक और महिला को कम वेतन मिले। और 39A निःशुल्क विधिक सहायता, कुछ अवस्था में, कुछ कंडीशन में क्या करेगी, निःशुल्क विधिक सहायता राज्य हमें देगी। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, आर्टिकल 40 इम्पॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे बुढ़ापा, गरीबी, विधवा और शिक्षा, इन दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे कि इसी के अंतर्गत आता है बुढ़ापा में क्या मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है ना, तो ये आर्टिकल 41 के अंतर्गत है। गरीबी के लिए जैसे कुछ आरक्षण मिलते हैं, EWS है, गरीबी के लिए है, तो ये भी 41 के अंतर्गत है। विधवा पेंशन मिलता है। और शिक्षा के लिए तो आपको पता ही है, शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल हैं और हर गांव में आंगनबाड़ी है, तो ये 41 के तहत कुछ कंडीशन है जिसमें सरकार क्या करेगी, सहायता करेगी। अब देखते हैं आगे आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या है, प्रसूति सहायता मनुचित दशा, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रसूति सहायता के लिए व्यवस्था करेगी और मनुचित दशा का ऐसा माहौल देगी कि मनुचित दशा रहे, मन खुश रहे। अब देखते हैं आर्टिकल 43। 43 क्या है, निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी मतलब इतना पैसा, कम से कम इतना पैसा दे कि जो भी वर्कर है उसका निर्वाह हो जाए, उसका गुजारा उस पैसे में हो जाए। अगर मान लीजिए कोई वर्कर है वो 24 आवर काम करता है, तो आप कम से कम उसको 500 या फिर 300 तो दे सकते हो। अगर आप उसको 24 आवर काम करने पर 50 रुपये देते हो तो कैसे अपना गुजारा करेगा, निर्वाह तो नहीं कर पाएगा। तो 43 में वही बता रहा है, निर्वाह मजदूरी। और 43A में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। और 43B में क्या है, सरकारी समितियों की अभिवृद्धि। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या है, सिविल संहिता। 44 में सिविल संहिता है जो। और उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 45। 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए स्वास्थ्य का संरक्षण, मतलब जो बच्चे 0 से लेकर 6 वर्ष के हैं उनके स्वास्थ्य की क्या देखभाल कौन करेगा, सरकार करेगी। और जो बच्चे 6 साल से बड़े हो गए हैं तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था करेगी, मतलब जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था करेगी। और जो बच्चे 6 साल से अधिक हो गए हैं, 14 साल के अंदर के हैं, उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था करेगी। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या है, SC ST के लिए विशेष प्रावधान। तो ST SC के लिए शिक्षा अर्थ संबंधी सहायता कौन करेगा, राज्य हेल्प करेगी। आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या है, पोषाहार, मतलब जनता को पोषाहार देगी। अब मादक पदार्थ और नशीली दवा पे रोक लगाएगी। स्टेट का काम है, क्या करेगी, मादक पदार्थ और नशीली दवाओं पर रोक लगाएगी और उचित पोषाहार देगी। आर्टिकल 48 क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन। दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध, मतलब जो भी दुधारू पशु हैं जैसे गाय है या फिर भैंस है, उनके वध पे, उनकी हत्या पे प्रतिबंध लगाएगी और उनकी देख रेख और उनके बारे में नॉलेज देने के लिए संगठन बनाएगी। 48A वन्य जीवों और पर्यावरण, वन्य का संरक्षण, वन्य जीवों और पर्यावरण के लिए रूल बनाएगी। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों का संरक्षण। 49 में क्या है, जो राष्ट्रीय स्मारक स्थान है उसका संरक्षण करेगी। आगे देखते हैं आर्टिकल 50 क्या है, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 50 में क्या है, 50-50 से आप क्या याद कर सकते हैं, आर्टिकल 50 में 50-50 कौन किसकी बात कर रहा है, क्या 50-50 होगा, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है 50-50। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और आर्टिकल 51A ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य। तो आर्टिकल 51A में क्या है, मूल कर्तव्य है। ये सरदार सौर सिंह समिति, ये कैसे पारित हुआ था, सरदार सौर सिंह समिति द्वारा पारित हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसके 10
प्रावधान लागू हो गए थे और 46वें संविधान संशोधन में इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया। अब इसमें टोटल कितने कर्तव्य है? 11 कर्तव्य है। तो 51 इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंस है सरदार सौर सिंह समिति द्वारा ये पारित हो, ये इसके लिए मसौदा तैयार किया गया। अब 42वें संविधान संशोधन में 10 कर्तव्य को लागू कर दिया गया था और 86 संविधान संशोधन में एक और कर्तव्य ऐड करके अब इसमें टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। ओके, आगे देखते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 से क्या राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है, तो इसको याद करने के लिए मेरे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखते हैं। ओके, पकानी कोका दुयो दसम। क्या है ट्रिक? पकानी कोका दुयो दसम। तो यहाँ से याद करने के लिए देखिए, पस है तो प 52 हो गया, क क्या हो गया 53, नी क्या हो गया 54, को हो गया 55, उसका का हो गया 50, मतलब 52 से लेकर 61 तक आप एक एक अच्छा डिवाइड कर लोगे। पकानी को का दुयो दसम, तो प से क्या हो गया पद। पद क्या हो, किसका पद? राष्ट्रपति का पद। हम देखिए 52 से लेकर 61 तक किसके बारे में है? राष्ट्रपति के बारे में। तो ये जो सारे प्रावधान है वो सारे राष्ट्रपति के बारे में दिए गए हैं। तो प से क्या हो गया पद होगा, राष्ट्रपति का पद हो गया। क से क्या हो गया? क से हो गया आपका कार्यपालिका, राष्ट्रपति कार्यपालिका। नी से निर्वाचन, को से कोटा, क से कार्यकाल, दू से दोबारा, यो से योग्यता, द से दशा, म स से शपथ, म से महाभियोग। अब आगे एक एक करके देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या है? संघ की 52 में भारत का राष्ट्रपति। तो प में हमने पढ़ा ना, प से पद, तो 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसका वेतन क्या है? 5 लाख है। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और 2 एंग्लो इंडियन। तो निर्वाचन में ये 4 लोग भाग लेंगे। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति, कोटा, जैसे हम क्या बोलेंगे? कोटा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन नीति क्या है? अनुपातिक है, प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या है? राष्ट्रपति का पदावधि, तो कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। ये त्याग पत्र अपना किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन, मतलब दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन राष्ट्रपति का हो सकता है और इसमें एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका दोबारा निर्वाचन हुआ था। आर्टिकल 58 क्या? निर्वाचन की योग्यता। निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति की क्या योग्यता चाहिए? तो पहला है 35 साल एज होना चाहिए, उनका उम्र कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए सक्षम होना चाहिए और किसी भी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए। मंत्री हो सकता है लेकिन अनदर किसी भी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए। ओके, आर्टिकल 59 क्या है? पद के लिए शर्तें, पागल दिवालिया ना हो और किसी भी लाभ पद पे ना हो और 1500 उससे सिक्योरिटी जमा करवाई जाती है। जो भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है उससे 1500 सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाया जाता है। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? मुख्य न्यायमूर्ति, मतलब सुप्रीम कोर्ट का के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। अगर वो नहीं है तो हाई कोर्ट के जो सबसे ज्येष्ठ न्यायाधीश होंगे वह शपथ दिलवाएंगे। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 61 हो गया, शपथ हो गया। आर्टिकल 61 में क्या? महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग। तो महाभियोग के लिए 25% 1/4 क्या चाहिए? प्रस्तावक चाहिए और पारित करने के लिए 66% चाहिए। तो 25% प्रस्तावक पे महाभियोग क्या होगा? पारित हो, चालू होगा, स्टार्ट होगा और इसे पारित करने के लिए 66% चाहिए वोट।
कोई भी सदन आरोप लगा, मतलब राज्यसभा या लोकसभा कोई भी सदन राष्ट्रपति पे महाभियोग के लिए आरोप लगा सकती है, लेकिन इसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देगी। मतलब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने के 14 दिन पहले जो भी सदन महाभियोग लगाएगा वो राष्ट्रपति को क्या देगा, लिखित सूचना देगा 14 दिन पहले। आगे देखते हैं आर्टिकल 62, राष्ट्रपति का पद रिक्त। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर भरा जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं 63 से क्या है 69 तक उपराष्ट्रपति है। इसके लिए ट्रिक है उसरा नीका चूस। क्या है ट्रिक, उसरा नीका चूस। उससे क्या हो गया उपराष्ट्रपति, स से क्या हो गया सभापति, र से हो गया कार्यवाहक राष्ट्रपति, नी से हो गया निर्वाचन, क से हो गया कार्यकाल, चू से हो गया चुनाव का समय, स से हो गया शपथ। तो उसरा नीका चूस आपका हो गया उपराष्ट्रपति के लिए ट्रिक। आगे बढ़ते हैं सेक्शन आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 क्या है, उपराष्ट्रपति। भारत में क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64, राज्यसभा का पदेन सभापति। जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका वेतन कितना होता है, 4 लाख होता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख होता है। आर्टिकल 65 में क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो ये राष्ट्रपति के पद पे उस कुछ समय के लिए कार्य करते हैं, तो इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 66, निर्वाचन। किसका निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो लोकसभा, राज्यसभा और मनोनीत सदस्य कौन, ये लोग क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे। राज्यसभा का सदस्य होने की इनके में सक्षमता होनी चाहिए और 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। राष्ट्रपति में क्या था, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक थे, और इसके उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होंगे। एकल संक्रमणी होगा। ओके, ये हो गया 66। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि। क्या है, आर्टिकल 67 क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति कब तक कार्यरत रहेंगे, 5 वर्ष तक रहेंगे। यह पद का त्याग करने के लिए राष्ट्रपति को बता कर करें, मतलब अगर राष्ट्रपति पद का त्याग करता है तो उपराष्ट्रपति को नोटिस देगा, सूचना देगा, और अगर उपराष्ट्रपति पद का त्याग करता है तो राष्ट्रपति को सूचना देगा। और इनको हटाने के लिए भी महाभियोग की तरह प्रावधान होता है, और उसे भी इनको भी हटाने के लिए 14 दिन पहले क्या करना होता है, सूचना देना होता है। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 68 क्या, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो यथाशीघ्र भरा जाएगा। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे राष्ट्रपति में क्या था, 6 महीने का टाइम लिमिट था कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 महीने के अंदर भरा जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो यथाशीघ्र कोशिश करेंगे उसको फिलअप करने का। आर्टिकल 69 क्या है, शपथ और प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलवाएगा। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। आर्टिकल 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अन्य मतलब अगर किसी कार्यवश राष्ट्रपति बाहर रहता है तो उनके स्थान पे कौन कार्यरत रहेगा, इसके बारे में 70 में प्रावधान है। और इसके लिए रूल कौन बनाएगा, तो संसद इसके लिए रूल बनाएगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई क्या होता है, विवाद हो जाता है, कुछ विवाद है, तो उसका निपटारा कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय के बारे में प्रावधान कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में विवादों का निपटारा होगा। और अगर कोर्ट उसके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दे तो उनको मान्य होगा। अगर मतलब इनके निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है और वो विवाद कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वह मान्य होगा, उसे मानना होगा। अब देखते हैं आर्टिकल 72 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का क्षमादान, निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति। तो क्षमादान क्या है, पूर्णतः माफ, मतलब जो भी सजा है उसको पूर्णतः माफ करना क्या है, क्षमादान है। सदा लघुकरण क्या है, प्राकृतिक घटाना, मतलब अगर जैसे कि कठोर कारावास है तो उसे साधारण कारावास में
उसकी प्रकृति को क्या करना, घटा देना। परिहार, टाइम घटाना, मतलब अगर आजीवन कारावास है तो उसको 14 वर्ष के कारावास में परिवर्तन कर देना, क्या है, परिहार, टाइम घटाना हो गया। प्रविलंबम, फांसी पर रोक लगाना, मतलब फांसी पे रोक लगाना, खत्म नहीं करना, सिर्फ रोक लगाना। विराम, विराम क्या है, रोक लगाना, फिर से, मतलब जैसे अगर प्रेगनेंसी है, बीमारी है, कोई ऐसा कंडीशन है तो विराम लगाना, और विराम के बाद जब अपराधी सही हो जाएगा तो फिर से उसकी सजा चालू हो जाएगी। अब देखते हैं आगे आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं आर्टिकल 74। 74 क्या है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद 74, ओके। 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद कैसे है, जैसे मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, पीएम होता है। और कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो 4, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। तो वैसे तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन अगर राज्य मंत्री नहीं होते हैं तो कैबिनेट मंत्री नहीं होते तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो कैबिनेट मंत्री के जगह पर राज्य मंत्री ही कार्यरत होते हैं। अब देखते हैं आगे का आर्टिकल 75। 75 क्या, मंत्रियों के बारे में अनुपबंध। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा, उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की सलाह पे राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री से सलाह लेके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखने योग्य है कि मंत्रियों की जो संख्या है वो 15%, मतलब जो लोकसभा के सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या से 15% से ज़्यादा नहीं होगी। मंत्री पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, मतलब ये इनका कोई कार्यकाल नहीं होगा, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो मंत्री बनाए रख सकता है मंत्री को, ओके। अब देखते हैं आगे का सेक्शन 75 हो गया। 76 क्या है, भारत का महान्यायवादी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत का महान्यायवादी। तो केंद्र सरकार का महान्यायवादी कौन है, केंद्र सरकार का वकील होता है। ये संसद में भाग ले सकता है, संसद में वोट नहीं डाल सकता है और इसे वेतन नहीं मिलता है। मतलब महान्यायवादी के बारे में कुछ प्रावधान है, जैसे ये संसद में भाग लेगा लेकिन संसद में वोट नहीं डालेगा, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और इसे कोई भी वेतन नहीं मिलता। अगर वेतन नहीं मिलता तो अपने खर्चे के लिए क्या करेगा, प्रैक्टिस कर सकता है। तो अगर वेतन नहीं मिलता है तो वह प्रैक्टिस कर सकता है। अगला देखते हैं आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 क्या है, भारत सरकार के कार्यों का संचालन। केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रपति नियम बनाएगा। तो भारत सरकार का जो भी कार्य है उसके लिए नियम राष्ट्रपति बना सकते हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 78। राष्ट्रपति को जानकारी देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य। प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि उस जो भी बातें हैं, जो भी नियम कानून बनते हैं उनके बारे में संसद में जो भी बहस होती है, जो भी इम्पोर्टेंट बात होती है उसके बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दें। आर्टिकल 79 भी इम्पोर्टेंट है। 79 संसद का गठन, इसे ब्रिटिश सरकार से लिया गया है। संसद क्या है, संसद का गठन कैसे होता है, तो राज्यसभा लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, मतलब राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनाते हैं, ओके। आगे आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 क्या है, राज्यसभा। अब राज्यसभा के बारे में देखते हैं। ये अस्थाई सदन है, इसमें ये 6 वर्षों तक होता है, ये भंग नहीं हो सकती है, ये उसे उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहे जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की एज कितनी होती है, 30 ईयर, मतलब ये 30 साल के होते हैं। ये अप्रत्यक्ष सदन है, इसमें 2 वर्ष में चुनाव होता है, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं और एक संक्रमणीय वोट होता है। उसके बाद देखते हैं आगे आर्टिकल 81 क्या है, लोकसभा। ये इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भंग हो सकती है, अस्थायी है, यह निम्न सदन है। इस लोकसभा के सदस्यों की संख्या एज 25 वर्ष होती है, मिनिमम 25 वर्ष, मैक्सिमम के नहीं, मिनिमम की बात हुई है। तो मिनिमम कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। ये प्रत्यक्ष सदन है, इसमें हर 5 वर्ष में चुनाव होता है, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, ओके। आगे देखते हैं आर्टिकल 82 क्या है, प्रत्येक जनगणना के बाद
पुनः समायोजन, मतलब जब भी जनगणना होगा तो उसके बाद राज्यसभा में और लोकसभा में सीटों का विस्तार होगा जनसंख्या के अनुसार। 10 लाख लोगों पे एक सांसद होगा। 10 लाख पे कितने सांसद होंगे? एक सांसद होंगे। और 84 संविधान संशोधन 2002 में पुनः समायोजन हुआ था, उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ है। अब ये चेंज कब होगा? 2026 में होगा। ओके, अगला देखते हैं आर्टिकल 83। 83 क्या है? संसद के सदनों की अवधि। मतलब अगर आपातकाल की स्थिति बनती है तो उस समय संसद की सदनों की अवधि 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। 84 आर्टिकल 84 संसद के सदस्यों की अहर्ताएँ। अहर्ताएँ के बारे में हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, तो नीचे फिर इसके बारे में पढ़ने की नीड नहीं है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 85। 85 क्या है? संसद के सत्र सत्रावसान विघटन। तो पहली बात तो संसद का सत्र कौन सा होता है? 3 प्रकार के होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र जो होता है फरवरी से मई तक होता है, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक होता है। सत्रावसान और समापन राष्ट्रपति करेगा, विघटन और स्थगित अध्यक्ष और सभापति कर सकता है। बुलाना अयूत, मतलब अगर 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा और इनको बुलाएगा कौन? तो राष्ट्रपति बुलाएगा। ओके, तो आर्टिकल 85 देख लिए। अब 86 देखते हैं। आर्टिकल 86 में क्या है? संसद में अभिभाषण, सदनों में अभिभाषण। किसका अभिभाषण? तो राष्ट्रपति का। तो 86 में क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण है। दोनों सदनों में एक साथ राष्ट्रपति अभिभाषण कर सकेगा। और आर्टिकल 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। पहला सत्र और नवनिर्वाचित सदस्य, पहला सत्र जब भी शुरू होगा और नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे? विशेष अभिभाषण देंगे। अब 86 में क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण है। आर्टिकल 88 सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादियों के अधिकार। प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी संसद के सदन में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी भाग ले सकते हैं, लेकिन महान्यायवादी क्या नहीं कर सकता है? वोट नहीं डाल सकता। ये चीज़ याद रखने वाली बात है। आर्टिकल 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। उपसभापति, तो राज्यसभा का जो उपसभापति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, वही क्या होगा? सभापति होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 90 के उपसभापति का पद रिक्त। अगर उपसभापति का पद रिक्त होता है, मतलब सभापति को त्याग, उपसभापति जो है अपना त्याग पर सभापति को देगा और इसको अगर हटाने की कोई प्रक्रिया तो उसके पहले 14 दिन पहले क्या इसको सूचना देना होगा। आर्टिकल 91 क्या है? सभापति के कर्तव्यों का पालन के लिए उपसभापति की शक्ति, मतलब अगर सभापति नहीं है तो वहाँ पे उपसभापति उनके पद को ग्रहण करेंगे। आगे देखते हैं आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 क्या है? सभापति और सभापति को पद से हटाना। अगर सभापति और उपसभापति को पद के विचार चल रहा है तो उपसभापति उपस्थित होने पर भी पीठासीन नहीं होंगे। अगर मतलब सभापति या उपसभापति को हटाने के लिए विचार चल रहा है तो उस समय वो दोनों लोग पीठासीन नहीं होंगे। आर्टिकल 93 क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 94 इधर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा 98 क्या है? संसद का सचिवालय। प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय होगा। आर्टिकल 99 शपथ प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्ति, मतलब जो भी संसद के सदस्य होंगे उनकी शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में 99 में बताया गया है। और राष्ट्रपति या फिर उनके द्वारा नियुक्त जो भी व्यक्ति होगा वह उनको शपथ दिलवाएगा। ओके, आगे देखते हैं आर्टिकल 100 रिक्तियों की गढ़पूर्ति। ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर 1/10 लोग नहीं हैं, अगर 1/10 लोग नहीं आए हैं तो संसद का जो सदन है उसे समाप्त किया जा सकता है। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 101 क्या है? स्थानों का रिक्त होना। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे का इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्या है? सलाह नहीं कब होगा?
तो संयुक्त बैठक होगा अगर सलाह नहीं मानते हैं, पारित कोई बिल है वो पारित नहीं हुआ है या फिर 6 माह से अटका हुआ है तो राष्ट्रपति आहूत करेगा। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है और इसकी अध्यक्षता स्पीकर करेगा। 109 में क्या है, धन विधेयक की प्रक्रिया। यह पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है, इसे लोकसभा में पारित कर राज्यसभा में भी भेजेंगे, वहाँ से 14 दिन में वापस करना होगा। लोकसभा चाहे तो राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करे या ना स्वीकार, मतलब जो भी धन विधेयक होगा लोकसभा में पारित होगा। लोकसभा में पारित होने के बाद वो कहाँ भेजा जाएगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा पे ये बाउंडेशन है कि 14 दिन में वह इसे वापस करेगा। और जो भी वह इसके बारे में राय देगा तो ये डिपेंड करता है लोकसभा पे कि उस सिफारिश को माने या ना माने। ओके, आगे देखते हैं आर्टिकल 110 धन विधेयक। धन विधेयक में क्या है, कर, टैक्स है, उधार लेना या फिर संचित निधि से संबंधित जो भी प्रावधान है वो किस में आएंगे, धन विधेयक में आएंगे। ओके, अब आर्टिकल 111 में क्या है, आर्टिकल 111 है विधेयकों पर अनुमति। बिल, विधेयक क्या होता है, बिल होता है। तो बिल पे अनुमति कैसे होगा, तो संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा पारित किया जाएगा। तो मतलब कोई भी अगर कब माना जाएगा पारित हुआ है, जब वो संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाए और वहाँ से पारित होने के बाद क्या होगा, राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट है। 113 संसद में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया, एस्टीमेट। 114 विनियोग विधेयक, पैसा निकालना। 115 अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान है। ये कब होगा, 115 है अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान। ये कब होगा, पैसा घट जाए, मतलब अगर पैसा घट जाता है तो ये अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। और अगर चुनावी वर्ष है तो वहाँ पे लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान होगा। 117 क्या है, वित्त विधेयक। 111 इंपॉर्टेंट है, वीटो पावर। तो वीटो पावर कौन से हैं, 2 होते हैं, निलंबकारी वीटो, सस्पेंडिंग वीटो, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। अत्यंतकारी एब्सोल्यूट वीटो पहले भारत में था, अभी नहीं है, ये निश्चित हो गया है। और क्वालिफाइड वीटो ये भारत में नहीं है, ये अमेरिका में है। 120 में संसद की भाषा। संसद की भाषा क्या होगी, इंग्लिश, हिंदी, मातृभाषा। मतलब संसद में जो भी सदस्य होंगे उनकी भाषा क्या होगी, वो इंग्लिश और हिंदी या फिर अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। आर्टिकल 121 संसद में चर्चा पर निर्बंध, जज के आचरण पर सवाल नहीं। मतलब संसद में जज के आचरण पर कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा। और 122 में क्या, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं होगी। और जो कोर्ट है 121 में संसद क्या करेगा, जज के आचरण पर कोई सवाल नहीं करेगा। 122 में न्यायालय जो है वह संसद के किसी कार्रवाई की जांच नहीं करेगा। मतलब 21 में जज संसद को प्रतिबंध लगाया गया और 122 में न्यायालय पे प्रतिबंध लगाया गया। तो 23 क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है। 124 सुप्रीम कोर्ट है, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, कितने जज हैं, 24 जज हैं, 33 जज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा 65 साल की उम्र के लिए। और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। और आपके सुप्रीम कोर्ट का जज कौन हो सकता है, तो जो कोई भी 5 साल तक जज रहा हो या फिर 10 साल तक कहीं पे एडवोकेसी किया हो, हाई कोर्ट में 5 साल तक जो हाई कोर्ट में जज रहा हो या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेसी किया रहे, वह सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। इन्हें पद से हटाने के लिए 2/3 मतलब 66% वोट चाहिए होगा और राष्ट्रपति शपथ दिलवाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति दिलवाएंगे। आगे देखते हैं 124A में क्या है, राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग। 124B में आयोग की कृत्य है। 124C में विधिक बनाने की संसद की शक्ति है। 124(4) में क्या है, पद से हटाना। किसको हटाना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने की प्रक्रिया 124(4) में दिया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 125 में वेतन के बारे में प्रावधान है। किसका वेतन, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बारे में 125 में प्रावधान है। तो जो चीफ जस्टिस होंगे उनका वेतन होगा
280 मतलब 2,80,000, यहाँ पे 280 मैं लिखी हूँ, आप समझ लेना, 2,80,000। और अन्य जजों का वेतन कितना होगा, 2,50,000। अब देखते हैं 125 हो गया, आगे 126। 126 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, अब देखिए 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। और 127 में तदस्थ न्यायाधीश है। तो मुख्य न्यायमूर्ति अगर मतलब उपस्थित नहीं है तो कोई भी न्यायमूर्ति का पद खाली है तो किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। मतलब अगर मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है तो किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति चाहे तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की पद पे नियुक्त कर सकता है। 127 में तदर्थ न्यायाधीश है, किसी भी विशेष कार्य के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति क्या कहलाएगा, तदर्थ न्यायाधीश कहलाएंगे। 128 में सेवानिवृत्त जज, मतलब जो रिटायर हो गए उनको फिर से पद पे रखने के लिए जो प्रावधान 128 में है। 129 में सुप्रीम कोर्ट अभिलेख कोर्ट होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें क्या होंगी, लिखित में होंगी, रिकॉर्डेड होंगी। 130 क्या है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान। सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा तो कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश डिसाइड करेंगे। 132 आपका इम्पोर्टेंट है। 132 क्या है, अपीली अधिकार। अपीली अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट में किस अधिकार के बारे में अपील किया जा सकता है, प्रारंभिक या मूल अधिकार के संबंध में कोई बात है तो उसके लिए अपील किया जा सकता है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के विवाद हैं, स्टेट का विवाद है, इशू है, हाई कोर्ट के निर्णय है या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का क्रिमिनल या सिविल निर्णय है तो इसके लिए अपील सीधे हम कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 132 के अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आर्टिकल 133 में क्या है, हाई कोर्ट के सिविल मामलों का अपील। तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के सिविल मामलों का अपील 133 के अनुसार होगा। हाई कोर्ट आर्टिकल 134 में क्या है, हाई कोर्ट के क्रिमिनल मामलों का अपील है। 136 क्या है, अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी केस लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, उसके लिए इजाज़त लेनी होगी सुप्रीम कोर्ट से। इसके बाद है आर्टिकल 137 पुनर्विलोकन, अपने द्वारा सुनाए गए आदेशों और निर्णयों का। तो 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा सुनाए गए आदेश और निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकती है। 139 में सुप्रीम कोर्ट की रीट निकालने की शक्ति है मूल अधिकार के अलावा। तो 32 में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट मूल रीट निकाल सकती है मूल अधिकारों के लिए। 139 में क्या है, वो अन्य मूल अधिकारों के अलावा किसी और बात पे भी क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट रीट निकाल सकती है। आगे देखते हैं 141 क्या है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि हर न्यायालय पर बाध्य होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो भी विधि निकालेगी वो सारे न्यायालयों पे बाध्य होगी। 143 क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं कम से कम 5 जज, मतलब कम से कम 5 जज होंगे तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है। 148 CAG नियंत्रक महालेखा परिषद, ये क्या करते हैं, सभी पैसों का रेखा जोखा रखते हैं। 149 में CAG के कर्तव्य है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 152 इम्पोर्टेंट है। 152 क्या है, राज्य। 152 में क्या है, राज्य है। इस मतलब इसमें राज्य क्या है, स्टेट है। इस स्टेट के पास क्षेत्रफल होगा, जनसंख्या होगा, शासन होगा, पर संप्रभुता नहीं होगी। तो क्या क्या है इस स्टेट के पास, क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, शासन है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। अब 53 से क्या स्टार्ट होता है, हमारा राज्यपाल स्टार्ट है। तो इसके लिए ट्रिक है, रकानी कोयो सस। तो र से क्या हो गया, राज्यपाल, क से कार्यपालिका, नी से नियुक्ति, को से कार्यकाल, और यो से योग्यता, स से शर्त, स से शपथ। 53 से लेकर 59 तक आपका राज्यपाल के बारे में प्रावधान दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 153। 153 में क्या है, राज्यपाल है। राज्यपाल को कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। 1 या 2 राज्य के लिए 1 राज्यपाल हो सकता है। ये कब प्रावधान किया गया, 7वें संविधान संशोधन में ये रूल आया कि 1 या अधिक राज्य के लिए भी एक या अधिक राज्य के लिए 1 राज्यपाल हो सकते हैं। आर्टिकल 154
राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। 155 नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति। राज्यपाल का क्या होता है? नियुक्ति होता है, निर्वाचन नहीं होता। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है पीएम के सलाह पे। आर्टिकल 156 पदावधि, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। तो राज्यपाल का पदावधि कितने साल के लिए होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे इसको निकाल सकते हैं और जब चाहे इनको रख सकते हैं, और साथ में ही ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। 157 योग्यता, योग्यता क्या है? 35 ईयर एज, मतलब इनकी एज कितनी होनी चाहिए? 65 साल होनी चाहिए। और उसके बाद 158 में शर्त है, शर्त क्या? संसद का सदस्य ना हो, राज्य का निवासी ना हो, मतलब जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं आर्टिकल 159, शपथ कौन दिलाएगा इनको? 158 शर्त क्या? संसद देख लिया। 159 क्या? शपथ। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलवाएंगे। आर्टिकल 161 राज्यपाल का क्षमादान, तो 161 में राज्यपाल का क्षमादान है। 165 में क्या है? महाधिवक्ता, राज्यपाल नियुक्त करेगा। तो जो राज्य का महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। 168 विधानमंडल का गठन, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना में 2 सदन है। कौन कौन से हैं? विधान परिषद, विधानसभा प्लस राज्यपाल। विधानमंडल कैसे बनता है? तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल बनता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 169 विधान परिषद का सृजन। 170 में क्या है? विधानसभा, विधानसभा में जो सदस्य होंगे उनकी एज 25 साल होगी और ये 500 से ज़्यादा नहीं होंगे, इनको एमएलए कहा जाएगा। 171 विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद में क्या? जो विधान परिषद के सदस्यों की एज कितनी होगी? 30 ईयर ओल्ड होगी, इनको एमएलसी कहा जाएगा। इनकी सदस्यों की संख्या 1/3 40 से कम नहीं होनी चाहिए। इनका विघटन नहीं हो सकता, ये 2 साल में इनका चुनाव होगा एक्स्ट्रा। अब देखते हैं 213 आर्टिकल 213 राज्यपाल का अध्यादेश, और आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बारे में 214 में प्रावधान है। आगे देखते हैं आर्टिकल 215 में क्या है? हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, हाई कोर्ट का क्या है? 215 में हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय है। 216 में हाई कोर्ट का गठन है। 217 में हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति है। तो इनके लिए अर्हताएँ क्या होगी? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा 62 साल की उम्र के लिए, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। 10 वर्ष से न्यायिक पद धारण किए हों, 10 वर्ष क्या है ये? 10 वर्ष तक ये न्यायिक पद धारण किए रहे होंगे, वह हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 223 कार्यकाली मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। 226 इम्पॉर्टेंट है। 226 में हाई कोर्ट का रीट है, हाई कोर्ट के जज का रीट है। और ये रीट किन मामलों में निकालेंगे? तो डायरेक्ट रीट निकाल सकते, कंपनी इशू हो, कंपनी विवाद हो, तलाक हो, एमपी एमएलए का विवाद हो, नौकरी का विवाद हो, विरासत और उत्तराधिकारी के बाद में अगर कोई विवाद है तो हाई कोर्ट रीट निकाल सकता है 226 में। 233 में जिला न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करेगी और ये 7 वर्ष तक अधिवक्ता होने चाहिए। 239 में राज्य क्षेत्रों पर प्रशासन, यूटी, मतलब जो भी यूटी राज्य मतलब यूनियन टेरिटरी कौन से राज्य होंगे? जो दूर हो, विवादित हो, छोटे हो, संस्कृति सुरक्षा, मतलब जो दूर के राज्य हैं या फिर विवादित हैं, छोटा है, संस्कृति के अनुसार या फिर सुरक्षा के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, ऐसे राज्यों को क्या यूटी राज्य में शामिल किया गया है। आगे आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है पंचायत। 243 में पंचायत की परिभाषा है। 43 के ए में ग्राम सभा, ख में पंचायत का गठन, ग में पंचायतों की संरचना, घ में स्थानों का आरक्षण और अंगा में पंचायतों की अवधि, च में सदस्यों की नियोक्ताएं और छ में सदस्यों का कर्तव्य।
243 पी में नगर पालिका है, क्यू में नगर पालिका का गठन है और आर में नगर पालिका का संरचना है। उसके बाद 243 जेड डी में क्या है, जिला योग्यता समिति, जिला योजना समिति है, इधर फिर इम्पोर्टेंट नहीं है। 244 इम्पोर्टेंट है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको हम याद कर सकते हैं एटीएम। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, तो एटीएम, और मिजोरम तो एटीएम। 244 में क्या है, एटीएम है। 264 में वित्त आयोग है और 246 ए में जीएसटी है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 300 ए। 300 ए में क्या है, संपत्ति का अधिकार है। 300 ए में संपत्ति का अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल, आर्टिकल 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 309 में संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती है। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवा है। आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग यूपीएससी है और आर्टिकल 320 में पीएससी है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 330 इम्पोर्टेंट है, लोकसभा में एसटी एससी के लिए सीट आरक्षित होंगे। एसटी के लिए 84 सीट और एससी के लिए 97 सीट। ओके। आर्टिकल 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन है। आर्टिकल 332 में विधानसभा में एसटी एससी के लिए प्रावधान है। आर्टिकल 333 में विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन है। आर्टिकल 334 में एसटी एससी आरक्षण की बात की गई है, 2030 तक थी जो अब बढ़ा दी गई है। आर्टिकल 335 में प्रमोशन के में आरक्षण एसटी एससी के लिए है। आर्टिकल 336 में एंग्लो इंडियन को प्रमोशन है। आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में प्रावधान है जिसमें 7 सदस्य होंगे। आर्टिकल 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है जिसमें 5 सदस्य होंगे। आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ओबीसी। आर्टिकल 339 में एसटी एससी की संख्या जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे केंद्र सरकार प्रशासन करेगा। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 340 में ओबीसी है, 341 में एससी है और 342 में एसटी है। इसके बाद आगे इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका 343 संघ की राज्यभाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। 344 में राज्य की राज्यभाषा है। इसके बाद इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका 348। 348 क्या है, एसटी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी। 350 में है किसी भी भाषा में आवेदन कर सकते हैं। 350 अ में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। 350 बी में भाषाई रूप से अल्पसंख्यक। 351 में आपका हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। 352 में आपातकाल इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये जर्मनी से लिया गया है। इसको पारित करने 30 दिन के लिए आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के कंडीशन अगर होता है तो 30 दिन के लिए राष्ट्रपति इसको अध्यादेश द्वारा पारित कर सकता है और इसको पारित करने बाद संसद से 2/3 मतलब 66% बहुमत से क्या करना होगा, परमिशन लेना होगा। ये 6 माह से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक हो सकता है। उसके बाद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राजकीय आपातकाल है जो ये भी जर्मनी से लिया गया है। बहुमत नहीं है, अशांति के कंडीशन में सरकार राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। राष्ट्रपति सरकार 60 दिन में पारित करेगी और इसके लिए 1/3 1/2 मतलब 50% वोट चाहिए। 6 माह से लेकर 3 साल तक के लिए ये हो सकता है। 360 में वित्तीय आपातकाल है, ये अमेरिका से लिया गया है, अभी तक ये भारत में नहीं लगा है। इसके बाद 358 में क्या है, आपातकाल में 19 का निलंबन। 368 में संविधान संशोधन है। 370 में जम्मू कश्मीर है। 371 में नागालैंड है। 377 में महालेखा परीक्षक एजी के बारे में प्रावधान है। अब जितना भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपको पेपर में कवर करवा, आज के लेक्चर में उन सब सारे सेक्शन को कवर करवा लिया गया है।